Hello students, this is Ravi Saxena. Welcome to the economics class once again. आज का हमारा टॉपिक रहेगा वही जो चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स के 2 वीडियो में आपको लास्ट पहले भी दिखा चुका हूँ, पोस्ट कर चुका हूँ। आज के वीडियो में हम 5 ईयर प्लान्स के अगले टॉपिक्स हैं वो क्लियर करेंगे। टॉपिक मैंने आपको लिख कर रखा है अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स ऑफ प्लानिंग, यानी जो 5 ईयर प्लान्स जो इनेक्ट किए गए थे, इम्प्लीमेंट किए गए थे, इस प्लानिंग पीरियड के क्या फ़ायदे रहे। जो हमने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको जो लॉन्ग पीरियड गोल्स थे, सेल्फ सफिशिएंसी, एम्प्लॉयमेंट, मॉडर्नाइजेशन, जीडीपी ग्रोथ, इन सब 5 ईयर प्लान्स के गोल्स के क्या अचीवमेंट्स रहे, उन अचीवमेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में आज। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए हुए बिना। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ऑफ कोर्स दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज नेशनल इनकम। तो हम सब जानते हैं एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आप सोचिए, आपने भी पढ़ा होगा इंडिपेंडेंस के टाइम पर नेशनल इनकम क्या थी और आज के टाइम पर नेशनल इनकम क्या है। तो हम लोग रिकॉर्ड से समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज है, बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है अपनी नेशनल इनकम में। तो नेशनल इनकम में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। हम बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम की, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर नेशनल इनकम में जस्ट इंक्रीमेंट 0.5% पर एनम पर होता था, 0.5% पर एनम पर। जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान इनेक्ट हुआ 1951 to 56, तो नेशनल इनकम में जो तेजी आई, उछाल आया, दैट वाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 1951 से 56 तक नेशनल इनकम में जो तेजी आई, उस तेजी को हम इस तरह ले लेंगे कि लगभग सेट किया गया था, एस्टिमेट लगाया था कि 2% 3% इंक्रीमेंट हो जाए। लेकिन फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस किया गया था, पहले बताया था मैंने आपको। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में रिकॉर्डेड नेशनल इनकम में ग्रोथ हुई और वो ग्रोथ पहुंची हमारी जाकर सीधे 4.6% पर। ये तो एक एस्टिमेट टारगेट था, बट एक्चुअल वॉज अचीवमेंट वॉज 4.6%, 4.7%। ये नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट था ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। लेकिन जैसे जैसे 5 ईयर प्लान इंक्रीज होते गए, तो फिर उन्होंने टारगेट किया सेकंड से 10th 5 ईयर प्लान के दौरान कि हम लोग लगभग 5% नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट करेंगे। लेकिन ये जो टारगेट था वो सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान में नहीं हो पाया। फिफ्थ 5 ईयर प्लान से 10th 5 ईयर प्लान के बीच में ये टारगेट अचीव हो पाया 5% वाला, थोड़ा सा से ज़्यादा ही रहा, 5.5 के आसपास रहा। फिर जाके अब तक का हमारा हाईएस्ट नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट रहा है, वो रहा है हमारा लगभग 11th 5 ईयर प्लान में अबाउट 8.5% के आसपास, 8.5%। 9% का टारगेट था, 8.5% रहा है। लेकिन अभी की बात करें तो नियरली अबाउट ये चल रहा है हमारा लास्ट जो हमारा 13th 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान अभी पास होकर निकला है, उसमें लगभग 8% पर एनम की नेशनल इनकम में ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं, सारे रिकॉर्ड आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए इनके बारे में, बुक में डिटेल में दे रखा है आपका, एक शॉर्ट नोट में बता दिए मैंने आपको। तो ये चीज़ ये शो कर रहा है, ये स्टडी हमको, कि नेशनल इनकम में बढ़ोतरी तो हुई है। पंचवर्षीय योजनाओं का नेशनल इनकम में इंक्रीमेंट फायदा मिला है। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम की बात हो और पर कैपिटा इनकम की बात ना हो तो कैसे चलेगा। पर कैपिटा इनकम, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो जितनी हमारे लिए नेशनल इनकम भी जरूरी है, उतना हमारे लिए पर कैपिटा इनकम भी जरूरी है। नेशनल इनकम शो करता है, जस्ट रिफ्लेक्ट करता है एक्सक्लूसिव ग्रोथ को, बाहरी वृद्धि, और जबकि पर कैपिटा इनकम शो करती है, रिफ्लेक्ट करती है इंटरनल ग्रोथ को, इंक्लूसिव ग्रोथ, जो बहुत जरूरी है। तो पर कैपिटा इनकम की बात करें हम तो बहुत ही पुअर रही थी स्टार्टिंग में। नेशनल इनकम जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर जस्ट 0.51% पर एनम का इंक्रीमेंट था पर कैपिटा इनकम में। ये मान लो नेग्लिजिबल, ना के बराबर ही है, ये 0.1% में कोई वृद्धि होती है। लेकिन धीरे धीरे आके फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान में इंक्रीमेंट हुआ और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती गई, 2.6% इंक्रीज हुई, 2.6% से 4% गई, 4% से 6% गई 11th 5 ईयर प्लान में, 12th 5 ईयर प्लान में फिर से नीचे आ गई लगभग 4 to 5% के बीच में। तो
ये देख रहे, अगर एवरेज निकाला जाए कि 1951 से या 1947 से 2016-17 तक जो पर कैपिटा इनकम में वो ग्रोथ रही है, वो कंसिस्टेंट रेट पर 3% पर एनम की एवरेज 3% पर एनम पर ग्रोथ रही है। ये भी एक सेटिस्फैक्ट्री है, हालांकि बहुत अच्छी बात नहीं है, ये भी बहुत खराब है ये भी, लेकिन अब वो ये कुछ नहीं जो संतुष्टि कर लो, वही वाली बात है। तो सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन आज एक बहुत बड़ी पुशअप की जरूरत है। पर कैपिटा इनकम बहुत, अगर हमारे देश को ग्रोथ करनी है वास्तव में, तो पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज होना ही होगा। तो ये रिकॉर्ड से दिखाई हमें जाहिर हो रहा है कि पर कैपिटा इनकम में भी इंक्रीमेंट हुआ है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, राइज इन कैपिटल फॉर्मेशन। जब कैपिटल फॉर्मेशन की बात आती है तो हमारे माइंड में सीधे इन्वेस्टमेंट पे आके क्लिक करती है बात। और कैपिटल फॉर्मेशन में दो चीजें होती हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स यहाँ पर बात हो रही है, पहले इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सेविंग्स बहुत कम होती थी। वो लोग क्या करते थे, थोड़ी सी इनकम हुई बचा के रख लिया अपने घर में, बैंक वगैरह भी डेवलप नहीं थी ज़्यादा उस समय, फैसिलिटी नहीं थी। तो यहाँ पर जो सेविंग की बात हो रही है वो हो रही है सेविंग्स इन द बैंक अकाउंट्स, क्योंकि जब तक आप सेविंग अकाउंट्स में नहीं करेंगे तब तक दूसरे लोगों का इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। कुछ लोगों ने अपनी सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट की, अकाउंट्स में, कुछ लोगों ने बोरो भी किया, इन्वेस्ट किया। तो जब हम बात करें इंडिपेंडेंस के टाइम की, तो 1950 के आसपास की, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन की रेट थी, इट वाज जस्ट 10%। कैपिटल फॉर्मेशन की रेट जो थी 10% थी। और बात करें हम आज के ज़माने की, 2016 to 18, 17, 18 जो भी है यहाँ पर जो आज की, तो वो हम बात करते, वो हम देखें तो नियरली अबाउट 35% की कैपिटल फॉर्मेशन है। अगर प्रॉपर रिकॉर्ड चेक करें तो 33.8% पर एनम के समथिंग पड़ेगा आपको, लेकिन राउंड फिगर में हम उसको और थोड़ा आगे से आगे ले आकर थोड़ा सा फोरकास्टिंग करके बोल सकते हैं 35% कैपिटल फॉर्मेशन इज देयर राइट नाउ। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इन्वेस्ट करने में, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना शौक दिखा रहे हैं, उनको प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, उनके लिए मार्केट तैयार है, ऑर्गेनाइज है मार्केटिंग उनके लिए, गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर रही है बहुत सारे स्टार्टअप वगैरह में। तो कैपिटल फॉर्मेशन क्यों ना हो, पहले ऐसा कुछ नहीं था तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं थी, ब्रिटिशर्स ने कोई एफर्ट किए ही नहीं थे। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने मोर्चा संभाला और गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ठीक है, हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की अपनी। तो फोर्थ पॉइंट है आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंजेस हुए। बताया था मैंने आपको, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो एग्रीकल्चर फोकस था। तो डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, कृषि में बहुत ज़्यादा तेजी आई, बहुत ज़्यादा कृषि में डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में। वो डेवलपमेंट, कुछ टेक्निकल रिफॉर्म भी हुए, कुछ टेक्निकल डेवलपमेंट हुए, तकनीक विकास, और कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी हुए, यानी कि भूमि सुधार और संस्थागत सुधार। अब ये क्या है, टेक्निकल रिफॉर्म में हम बात करें तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा टेक्निकल चेंजेस हुए एग्रीकल्चर में ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। 5 ईयर प्लान्स के दौरान केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बढ़ा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल बढ़ा, जो हम बात कर चुके हैं बार बार, HYB सीड्स, अच्छी क्वालिटी के बीज का इस्तेमाल हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हुआ, और मॉडर्न फार्मिंग इनपुट्स, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, इनका इस्तेमाल बढ़ा, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बढ़ा। तो ये क्या है, ये इसने एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया, तकनीक क्रांति लेकर आए, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हुई। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की। बहुत सारे फार्मर्स पहले ये प्रॉब्लम फेस करते थे, जमींदारी सिस्टम चलती थी, हर सब हटा दिया। गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या किया, लैंड होल्डिंग पर सीलिंग लगाई, लैंड होल्डिंग पर सीलिंग,
मैक्सिमम लिमिट डिसाइड की, कंसोलिडेशन होल्डिंग, यानी जो टुकड़ों में जो लैंड होते थे किसानों के पास उनको इकट्ठा लैंड दिया एक जगह पर, और जमींदारी सिस्टम को हटा दिया। इंटरमीडिएटर जितने भी थे, इंटरमीडियरीज, उन इंटरमीडिएट को हटा दिया बीच से, सीधे सीधे गवर्नमेंट और किसानों का आमना सामना डायरेक्ट लिंक होता था। तो ये सब इंस्टीट्यूट रिफॉर्म भी किए, इससे किसानों को भी फायदा हुआ, किसानों का शोषण नहीं हुआ इससे। तो किसानों का जब शोषण नहीं होगा किसी इंसान का तो वो उसमें अपना 100% देंगे। तो यही एग्रीकल्चरल में बहुत सुधार हुआ था 5 ईयर प्लान यानी प्लानिंग पीरियड के दौरान। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है अपना डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों का विविधीकरण। डाइवर्सिफिकेशन, पहले तो बात तो इंडिपेंडेंस से पहले तो कुछ इंडस्ट्रीज थी नहीं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज बहुत ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थोड़ी थी, मॉडर्न इंडस्ट्री तो ना के बराबर थी। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या हुआ? डाइवर्सिफिकेशन मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि इंडस्ट्रीज पहले कुछ वेराइटीज प्रोड्यूस करती थी, कुछ ही प्रोडक्ट प्लान में उनकी प्रोडक्ट ऐड थे, लेकिन अब प्लानिंग पीरियड के दौरान जो सेकंड 5 ईयर प्लान से आगे तक इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस किया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे किया गया, तो सेकंड 5 ईयर प्लान में 1956 टू 1961 इंडस्ट्रियल सेक्टर पर बहुत ज़्यादा पूरा फोकस किया गया। कैसे इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए, क्या क्या गवर्नमेंट का रोल रहेगा इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन का कारण बना। यह डाइवर्सिफिकेशन की बात आ रही है इंडस्ट्रीज की, तो बात करें पहले कुछ ही इंडस्ट्रीज थी, कुछ ही वस्तुओं की, लेकिन बाद में लेटर ऑन एज द प्लानिंग मूव ऑन, तो क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्रीज ने जो पहले से सेटअप थी, नई भी इंडस्ट्री सेटअप हुई, नई इंडस्ट्री सेटअप हुई, सेटअप लगाया उन्होंने, नई वस्तु बनाई। जो पुरानी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी उन्होंने भी नई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफिकेशन आया। हमारे देश की अच्छी बात है, जीडीपी बढ़ी, इससे हम लोगों को नई चीज़ें मिली यूज़ करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर, ये हो गया आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, तो हम बात करेंगे अब इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले बात करते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जब आती है तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक संरचना और सामाजिक संरचना। क्या हुआ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है इकोनॉमिक बेस ऑफ अ कंट्री। रोडवेज, रेलवेज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट तो हो ही गया, इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर जनरेशन, ये सारी चीजें इसमें आती हैं हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, दैट डायरेक्टली लीड टू द इकोनॉमी ऑफ द इकोनॉमी। एक देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सही होना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं क्या कंडीशन थी प्लानिंग पीरियड से, 5 ईयर प्लान से पहले, इंडिपेंडेंस के टाइम पर, इंडिपेंडेंस से पहले बहुत बुरी कंडीशन थी, रोड भी नहीं बने थे। जस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पर जस्ट 50,000 बात करें हम लोग तो लगभग 50,300 समथिंग किलोमीटर की रोडवेज बने हुए थे। बिजली का उत्पादन होता था, जस्ट पूरे देश की बात करें तो 2300 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस होती थी। तो क्या बहुत बैकवर्ड थे, लेकिन हम आज की बात करें तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। हम बात करें यहाँ पर रोडवेज की तो लाखों किलोमीटर में रोडवेज कवर कर रहा है, रोडवेज है, पक्के रोड जो है हमारे। और रेलवे ने भी सबसे बड़ा दुनिया का रेलवे नेटवर्क बन के बैठा है हमारा इंडियन रेलवे, उसमें भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। और बिजली प्रोडक्शन की बात करें हम लोग तो लगभग 3,50,000 समथिंग मेगावाट के आसपास बिजली प्रोड्यूस हो रही है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जानते हैं आप लोग कितनी पहली बिजली आती थी और कैसे आती है, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। ये आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पर तो इसमें आते हैं आपके हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन। हाउसिंग फैसिलिटी बहुत इम्प्रूव हुई है। पहले बहुत ज़्यादा कच्चे हाउस होते थे, अब आज गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया इस चीज़ पर। तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है घर खरीदने पर, बहुत सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो गाँव में भी लागू होती हैं, शहरों में भी लागू होती हैं। तो हाउसिंग फैसिलिटीज पहले से बहुत अच्छी हुई हैं। अब बात करते हैं हम लोग हेल्थ फैसिलिटीज़ की। प्राइमरी डिस्पेंसरीज, नर्सिंग होम्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा वृद्धि की है।
हॉस्पिटल्स को सब्सिडी मिलती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो अब पहले बहुत दूर दूर जाना पड़ता था इलाज के लिए, अब नियर बाई एरियाज ही आपको अवेलेबल है बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारा ट्रीटमेंट आपको अवेलेबल है। तो इसमें हेल्थ फैसिलिटीज भी ओके है आपकी। अब बात करें यहाँ पर स्कूल फैसिलिटीज़ की, एजुकेशन फैसिलिटीज़ की, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था बच्चों को पढ़ने के लिए। इस वजह से बहुत से लड़कियां तो जाती नहीं थी पढ़ने के लिए, भेजती नहीं थे, लड़के भी बहुत कम पढ़ते थे। लिटरेसी रेट तभी तो हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पर बहुत नियर अबाउट 14% के आसपास थी, महिलाओं की 7% थी देश में। अब उलट हो गया है। तो ये क्या है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में अ कंसिडरेबल ग्रोथ, रिमार्केबल ग्रोथ अचीव हुआ है। हम नोटिस कर सकते हैं इस ग्रोथ को। ये हो गया आपके 7 पॉइंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एम्प्लॉयमेंट, जिसकी बात बहुत जरूरी है करना, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट की बात कर, रोजगार की, जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर इतनी क्या कहते हैं हम लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती नहीं थी ज़्यादा, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा। तो उस समय बहुत ज़्यादा बेरोजगारी पाई जाती थी। आज पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ा है। गवर्नमेंट ने 50 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का प्रयास किया है, प्रोवाइड की भी हैं, आगे भी कर रही है और करेगी। ऐसे बहुत सारी योजना निकाली है, मनरेगा जैसी ये स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना निकाली है गवर्नमेंट ने, मनरेगा पॉलिसी लॉन्च की है गवर्नमेंट ने। तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट की, ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट पे काम किया है। और फिर कुछ डिपेंड होता है हमारे देश के लोगों पर भी कि क्या टैलेंट है उनके अंदर, कितनी खूबी है, क्या डेडिकेशन है उनके काम के प्रति, तो वो चीज़ें देखी जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट में ऑफकोर्स वृद्धि हुई है पहले से। लास्ट पॉइंट इसका हम बात करते हैं। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारे ये गोल्स ऑफ प्लानिंग का, कि एम्प्लॉयमेंट भी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया। तो अब लास्ट में बात कर लेते हैं हम लोग के व्यापार हमारे देश का कैसा था उस समय। व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड कह लीजिए आप, इंटरनेशनल ट्रेड। अब जब भी इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है तो दिमाग में दो ही चीज आती हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। दो चीज आती हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत कम था, नियर अबाउट 700 से 800, 750 से 800 ये था आपका करोड़ का, 750 800 से 750 से 800 करोड़ का हमारा फॉरेन ट्रेड था उस समय, इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बिल्कुल टाइम पे। लेकिन जब से 5 ईयर प्लान लॉन्च हुए, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों में ही बहुत ज्यादा वृद्धि आई। पहले के 5 ईयर की प्लान की बात करें तो पहले के फर्स्ट 5 ईयर प्लान से 5th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान तक तो ये ग्रोथ होती रही, लेकिन कम कम ग्रोथ हुआ। लेकिन जैसे ही 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक सुधार, एलपीजी पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लागू हुए, उसके बाद तो फॉरेन ट्रेड में उछाल आ गया बहुत ज्यादा। जहां सैकड़ों करोड़ में होता था फॉरेन ट्रेड, आज लाखों करोड़ में होता है। तो लेटेस्ट आपकी बुक में जो रिकॉर्ड दे रखा है इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो लगभग 2015-16 में, 2015-16 की बात करें तो उसमें लगभग 43 करोड़ का फॉरेन ट्रेड था हमारा, यानी 43 करोड़ नहीं, 43 लाख करोड़, 43 लाख करोड़ का हमारा विदेशी व्यापार हो गया था। जिसमें ऑफकोर्स ये तो है हमारे यहाँ इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, नहीं ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन ओवरऑल फॉरेन ट्रेड की बात करें तो लगभग 42-43 लाख करोड़ की हमारा हो गया फॉरेन ट्रेड। तो दिखता है इंटरनेशनल ट्रेड में वृद्धि हुई है हमारे आज भी। ये हो गए आपके सारे पॉइंट्स। 5 ईयर प्लान के जो गोल बनाए थे उनके क्या अचीवमेंट थे, ये अचीवमेंट थे। आप इनको रिकॉर्ड्स लर्न करिए, स्टडी कर लीजिए, उसको आपकी समझ में आ जाएंगे और आंसर राइटिंग में आपको हेल्प होगी। बुक स्टडी करना ना भूलें बिल्कुल भी, बुक स्टडी बहुत जरूरी है। ठीक है, हम बात करते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की। हमने अचीवमेंट्स पढ़ लिए, अब बात करते हैं फेलियर्स।
ऑफ प्लानिंग, यानी 5 ईयर प्लान में इतनी पॉलिसीज होने के बावजूद भी वाई वी गॉट फेल्ड, हम फेल क्यों हुए? हमारी इकोनॉमी ने जो सोचा था, जैसा प्लान किया था, वैसा अचीव क्यों नहीं कर पाया? ना ही ग्रीन रेवोल्यूशन में अचीव कर पाया था हम लोगों ने, प्री प्लानिंग करके हम सब काम किए, ना हमने वहां अचीव कर पाया, ना हमने प्लानिंग के 5 ईयर प्लान के पूरे फायदे ले पाए। ऐसी कौन सी वजह रही जो हमारे असफलताओं का कारण बना? तो कुछ गिने चुने पॉइंट हैं, वो आप भी जानते हैं क्या पॉइंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे लेते हैं हम लोग पॉवर्टी, और वी कैन से वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी, दूर तक फैली हुई गरीबी। सीधी बात है, गरीबी हम सब जानते हैं कि इंडिया में दुनिया भर के सबसे जितने भी गरीब हैं उसके आधे गरीब 50% गरीब इंडिया में है। 50% जो पुअर सेक्शन है, पुअर पीपल है, वो इंडिया में रहते हैं। दुनिया को ये बात मालूम है। तो ये गरीबी दूर तक फैली हुई अपने देश में, जगह जगह कोने कोने से फैली हुई गरीबी एक प्लानिंग के फेलियर का कारण बनी। और दूसरी बात, करप्शन भी इसमें मेन रोल प्ले करता है। वट एवर द बेनिफिट्स द गवर्नमेंट वॉज प्लानिंग टू गिव टू द पुअर सेक्शन, दोज बेनिफिट्स वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम हैंडफुल पीपल। जो फायदे सरकार के द्वारा गरीबों के लिए बनाए गए थे, वही फायदे बीच में कुछ मुट्ठी भर लोग आपस में बांट देते थे। गरीबों तक सारी पॉलिसी, सारे बेनिफिट्स पहुंच ही नहीं पाते थे। ये करप्शन हमारे देश की एक, क्या कहते हैं, डायबिटीज शुगर है। भ्रष्टाचार हमारे देश की शुगर है, वो धीमे धीमे करके खा रही है हमारे देश को। तो एक ये पॉइंट हो गया हमारा वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। ऑफ कोर्स जब पॉवर्टी की बात हो रही है तो बेरोजगारी की बात तो हो रहा है, तो स्वाभाविक है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। हालांकि गवर्नमेंट ने प्लानिंग पीरियड के दौरान 50 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी निकालने का एफर्ट किया, वायदा भी किया, प्लानिंग भी की, बट इवन देन इट गॉट फेल्ड, फिर भी ये फेल हो गई। रीजन रहा लोगों का एजुकेशन लेवल, लोगों की एसेस लेवल, लोगों की वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वाली सोच, लोगों की केयरलेसनेस, और गवर्नमेंट की प्रॉपर प्लानिंग का ना बनना, प्रॉपर प्लानिंग का इम्प्लीमेंट ना होना। ये कुछ रीजंस रहे जिससे बेरोजगारी को हम आज तक फेस कर रहे हैं। और जब तक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और गरीबी दोनों लिंक हैं। गरीब होंगे, अगर बेरोजगार होंगे तो इनकम नहीं होगी, इनकम होंगे तो गरीब होंगे, गरीब होंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, तो बेरोजगार होंगे। ये दोनों एक ऐसे विशेष सर्किल में, दुष्चक्र में घूमते रहते हैं, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। जब तक इन दोनों पे काम बिल्कुल फ्रेश तरीके से स्टार्टिंग से नहीं होगा, तब तक हमें कभी भी हमारी इकोनॉमी में वो एडवांटेज नहीं मिल पाएंगे दैट वी हैव थॉट ऑफ अर्लियर, जो हमने स्टार्टिंग में सोच रखे हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट है आपका हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये भी इसी से जुड़ता हुआ पॉइंट आ रहा है आपका, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की ऊंची मात्रा। लो, महंगाई की ऊंची मात्रा। इन्फ्लेशन मींस प्राइस राइज, प्राइस राइज। हमारे देश के गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस हाइक हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर घट जाती है। हमारी डोमेस्टिक करेंसी अपनी वैल्यू लूज करती है, गुड्स एंड सर्विसेज कैच द प्राइसेस। तो ये कंडीशन ऐसी है जहां गरीब आदमी मरता है बेचारा। पुअर सेक्शंस एक तो बेरोजगार हैं, ऊपर से गरीब ही हैं, उनके पास इन्फ्लेशन की दुगनी मार पड़ती है। तो ये इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो हमारे देश में कभी कंट्रोल हो ही नहीं पाई। ये रीजन है किसका? प्लानिंग का फेल होने का, 5 ईयर प्लान्स को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट ना होने देने का। महंगाई एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारे देश में प्राइस बढ़ती जाती हैं। हमारे देश की जनसंख्या इंक्रीज होती गई लगातार, जिसकी वजह डिमांड इंक्रीज होती गई, सप्लाई कम होती गई, और डिमांड सब ज्यादा होगी सप्लाई से, तो इन्फ्लेशन तो
आएगी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डेफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे जो बातें आपको अभी अचीवमेंट वाले पॉइंट में नहीं बतानी चाहिए तो मैंने बता दी थी आपको वहां पर। इंफ्रास्ट्रक्चर के इसमें दोनों चीजें आएंगी, इकोनॉमी सोशल, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी। जितनी रिक्वायरमेंट थी, हालांकि रोडवेज में रेलवेज में डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी रिक्वायरमेंट से डेवलपमेंट नहीं हुआ। दैट वॉज द कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ प्लानिंग। रोडवेज में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, रेलवे में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया उस समय। जैसे जैसे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट आने लगी, डेवलपमेंट होने की, उतनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कम रहने की वजह से हमारी प्लानिंग फेल हो गई। ना तो प्रॉपर बिजली सेटअप हो पाई, ना पानी की फैसिलिटी अच्छी हुई, ना कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छी हुई, ना रोडवेज पुख्ता हुए, ना रेलवेज एफिशिएंट हुए। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की भी काफ़ी कमी रही इंफ्रास्ट्रक्चर को कम रहने में, और ये रीजन बना प्लानिंग के फेल होने का। नेक्स्ट लास्ट में हम जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द मेन पॉइंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया हो पॉइंट आपको? अब गुड्स एंड सर्विसेज और इनकम जो इकोनॉमी में जनरेट हो रही हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्शियल वे में होगा, प्रॉपर इक्वल तरीके से नहीं होगा, तो प्लानिंग सक्सेस कहां से हो जाएगी? हमारे देश की शुरुआत से समस्या रही है कि रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शन में जो गैप है, ये गैप माइल्स अवे, बहुत लंबा है। गवर्नमेंट ने कोशिश भी की है कि रिचर सेक्शन पुअर सेक्शन में गैप घट के कम हो जाए, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज आती हैं, ऐसी सिचुएशन आती है कि वो गैप बढ़ जाता है। पुअर्स आर बिकमिंग मोर पुअरर एंड रिचर सेक्शन इज बिकमिंग मोर रिचर। हम शुरुआत सुनते आ रहे हैं, अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है गुड्स एंड सर्विसेज का और इनकम का। गवर्नमेंट का इस पर कोई कंट्रोल भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के लोग कितना काम लेते हैं लेबर क्लास से, पुअर सेक्शन से, और क्या इनको वेजेस दे रहे हैं, दे भी कितनी काट रहे हैं, ये गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। गवर्नमेंट तरफ से कोई भी इस पर एक्शन नहीं है, जबकि एक्शन लेना चाहिए इसमें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे प्लानिंग के फेल होने का मुख्य कारण रहे। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि पूरा प्लानिंग हमारी फेल ही हो गई। हाँ, लेकिन प्लानिंग में जो हमारे थिंकिंग, जब ऐसा होता है ना, हमने कुछ सोच रखा है, वी हैव थॉट समथिंग एल्स बट वी आर नॉट गेटिंग अप टू दैट, तो हम सोचते हैं यार हम फेल हो गए। तो वही चीज़ यहाँ पर है, इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब कारणों की वजह से प्लानिंग हमारी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाई। दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ये चैप्टर अब पूरा हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट्स बना लीजिए, बनाते जाइए, आप लोग स्टडी करिए सारे पॉइंट्स की बुक से। आंसर राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है कि दैट यू हैव टू गो थ्रू द बुक्स वंस। एक बार तो आप बुक पूरी पढ़नी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू गाइस।